हम अभी पैसेजेस करते हैं, एक्चुअल पैसेजेस. ओके, आई वांट यू टू डू दिस पैसेज. वी हैव डन इट इन द क्लास अर्लियर. हम ये पैसेज पढ़ चुके हैं. आई डोंट नो इफ यू रिमेंबर इट, सो आई वुड वांट यू टू गो थ्रू इट अगेन. गिव इट दोस 5 minutes, एनालाइज इट क्विकली, राइट डाउन द मेन पॉइंट्स, एंड देन वी विल जंप टू क्वेश्चंस टू सॉल्व इट. ठीक है? एक्चुअली आई कीप इट लाइक दिस. यू कैन जूम, है ना, खुद से जूम करके भी पढ़ सकते हो. Yes, yes. Okay. So let us analyze this. Just in case somebody doesn't remember this passage, or somebody had missed the class and not watched the recording when this was discussed, let me take it ahead again. ठीक है, क्विकली करेंगे, बट मैं इतना डिटेल में नहीं करूंगी जैसे मैं हमेशा करती हूँ. आदत से मजबूर थोड़ा कर सकती हूँ वैसे, बट आई विल ट्राई टू कीप इट एज शॉर्ट एज पॉसिबल बिकॉज वी हैव डन दिस आरसी इन द क्लास ऑलरेडी. ठीक है, हमने इसका एनालिसिस कर चुके हैं. सो बेसिकली द पैसेज सेज द इंडियन गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड. आ गया. The Indian government has announced an international competition to design National War Memorial in New Delhi to honor all the Indian soldiers who served in various wars and counter-insurgency campaigns from 1947 onwards. दिल्ली गवर्नमेंट ने कॉम्पिटिशन अनाउंस करी है. किस चीज के लिए? डिजाइन करने के लिए. क्या डिजाइन करना है? नेशनल वॉर मेमोरियल. जब भी हम पैसेज पढ़ते हैं, हम फर्स्ट लाइंस एंड फर्स्ट पैराग्राफ को बहुत वेटेज देते हैं. क्यों? क्योंकि वहीं पे पूरा कॉन्टेक्स्ट है कि क्या बात होने वाली है, उसका पूरा कॉन्टेक्स्ट वहीं पे मिलता है. सो इंडियन गवर्नमेंट ने एक कॉम्पिटिशन डिजाइन करी है कि डिजाइन करो इसको, नेशनल वॉर मेमोरियल को. ये नेशनल वॉर मेमोरियल कहाँ बनेगा? न्यू दिल्ली में. क्यों बनेगा? कि 1947 के बाद जो भी सारे वॉर्स हुए हैं उसमें जो इंडियन सोल्जर्स ने मर गए, उनका मतलब, सॉरी, ठीक है, ऑल रिस्पेक्ट, तो उनके लिए है, राइट. तो उनके लिए मेमोरियल है. मेमोरियल तभी बनता है ना, समबडी हैज हुतात्मे हो गए वो, राइट. सो the terms of the competition were also specified. The new structure would be built adjacent to India Gate. कहाँ बनेगा ये नेशनल वॉर मेमोरियल? कहाँ बनेगा? इंडिया गेट के बाजू में बनेगा. अ मेमोरियल टू इंडियन सोल्जर्स हु सर्व्ड इन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. और हाइफन दे के लिखा है, मतलब इंडिया गेट क्या है? इंडिया गेट ऐसा मेमोरियल है जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो इंडियन सोल्जर्स ने सर्व किया, जो वहां पे मर गए, उनके लिए मेमोरियल, उनका ये है. ठीक है, तो अभी ये हो गया दो चीज. अब आगे क्या बोला है कि बिटवीन द ओल्ड इंपीरियलिस्टिक मेमोरियल, मतलब इंडिया गेट, एंड द प्रपोज्ड नेशनलिस्ट वन. इंपीरियलिस्टिक मतलब एनीथिंग दैट वाज रिलेटेड टू ब्रिटिश क्राउन, ब्रिटिश गवर्नमेंट, ऐसे हो गया. ठीक है, और उस जमाने का सॉफ्ट ऑफ थिंग जो गवर्नमेंट बनाती है. ठीक है, इंपीरियल पावर इज योर गवर्नेंस. तो ये वर्सेस द प्रपोज नेशनल. प्रपोज कौन सा? ये नेशनल वॉर मेमोरियल. कि बिटवीन दिस इंडिया गेट एंड बिटवीन दिस न्यू नेशनल वॉर मेमोरियल, इंडियाज कॉन्ट्रीब्यूशन टू द सेकेंड वर्ल्ड वॉर इज एयरब्रश्ड आउट ऑफ एक्सिस्टेंस. और ये हो गया मेन बात. ये हो गया ऑथर का ओपिनियन. ऑथर का ओपिनियन है ये. ऑथर अपनी मर्जी से बोल रहा है. क्या बोल रहा है ऑथर? ऑथर इज सेइंग कि इंडिया गेट वाज मेड फॉर सोल्जर्स हु डाइड इन वर्ल्ड वॉर 1 एंड नेशनल मेमोरियल इज फॉर पीपल 1947 ऑनवर्ड्स. बीच में तो सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ ना. बीच में सेकंड वर्ल्ड वॉर होता, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद सेकंड वर्ल्ड वॉर, फिर अपने को इंडिपेंडेंस मिला. तो सेकंड वर्ल्ड वॉर में जो इंडिया का कॉन्ट्रीब्यूशन था वो तो एयर ब्रश हवे में गुल कर दिया, है ना. Because your memorial for this, there's a memorial for this, but what about the memorial of something that happened in between? And that was Second World War. So between this India Gate and between this National War Memorial, India's contribution to Second World War is airbrushed out of existence. So author is basically, it is not about a design competition. It is not about the memorial. It is not about anything. It is about author saying कि India's contribution to Second World War is not talked about. But why? So author will go on now exploring कि ऐसा क्यों. So author says, ऑथर अपना ओपिनियन दे देता है. हमने जो 54321 देखा था उसमें देखा था दिस इज द सेंट्रल ओपिनियन. ऑथर का सेंट्रल क्लेम है. तो अभी जस्टिफिकेशन ब्लॉक्स आएंगे. ऑथर विल कीप जस्टिफाइंग कि जो मैंने बोला क्यों बोला, राइट. ऑथर विल कीप जस्टिफाइंग. तो ऑथर ने बोल दिया, एक कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेटमेंट बोल दिया, तो अभी ऑथर क्या करेगा? दुनिया भर की बातें करेगा जस्ट टू से कि जो मैंने बोला वो सही बोला. सी हाउ द पैसेज गोज अहेड. ऑथर इज लाइक द इंडियन गवर्नमेंट कॉन्सेप्शन ऑफ वॉर मेमोरियल वाज नॉट मियरली एब्सेंट माइंडेड. ये जो इंडियन गवर्नमेंट जो वॉर मेमोरियल कंसेप्शन मतलब वॉर मेमोरियल बना रही है वो एब्सेंट माइंडेड नहीं है. It is accurately reflects the fact that both academic history and popular memory have yet to come to terms with India's Second World War. मतलब ये एक क्लासिक एग्जांपल है. Okay, cool. So Indian government's conception of the war memorial was not merely absent-minded. ये एक absent-minded चीज नहीं थी. Rather, ये accurately reflect करता है कि both academic history and popular memory are yet to come to terms with India's Second World War.
मतलब लोग भूलना चाहते हैं, ये गलती से नहीं हो गया कि तुमने ये बना दिया और ये भूल गए, ये एक डेलिबरेट एक्यूरेटली रिफ्लेक्ट कि ये लोग येट टू कम टू टर्म्स विद, मतलब क्या होता है येट टू एक्सेप्ट कि एकेडमिक हिस्ट्री जो एक्सपर्ट्स है वो और पॉपुलर मेमोरी मतलब जनरल लोग हैं वो सारे लोग भूलना चाहते हैं और येट टू एक्सेप्ट कि इंडिया ने वर्ल्ड वॉर 2 में पार्टिसिपेट किया था, विच कंटिन्यूज, विच मतलब व्हाट, सेकंड वर्ल्ड वॉर, which continues मतलब second world war की बात कर रहे हैं, second world war that continues to be seen as little more than a mood music in the drama of India's advance towards independence and partition. ये मैंने लास्ट क्लास में भी समझाया था कि which continues to be seen as little more than मतलब एक सेकंड वर्ल्ड वॉर को आज भी कैसे देखा जाता है, मोर लाइक अ मूड म्यूजिक इन द ड्रामा। मूड म्यूजिक मतलब बैकग्राउंड म्यूजिक, राइट। मूड म्यूजिक क्या होता है, तुम एक वाइब सेट करनी होती है, तुम एक म्यूजिक लगाते हो, दैट्स मूड म्यूजिक, राइट। सो जो ड्रामा था कि इंडिया को इंडिपेंडेंस मिला, पार्टीशन हुआ, ये सब हुआ, उसके बैकग्राउंड में कहीं तो सेकंड वर्ल्ड वॉर हो रहा था, इट वॉज अ मूड म्यूजिक। ये कहीं ना कहीं पॉपुलर ओपिनियन अभी भी यही सोचता है। फर्दर क्यों, मतलब अभी ऑथर बोल रहे हैं कि ये ऐसा क्यों कर रहा है, दैट इज बिकॉज वी हैवंट येट एक्सेप्टेड कि इंडिया हैड पार्टिसिपेट इन सेकंड वर्ल्ड वॉर। हम आज भी समझते हैं कि सेकंड वर्ल्ड वॉर तो बैकग्राउंड में चल रहा था हमारे इंडिपेंडेंस स्ट्रगल के, ठीक है। फर्दर द पॉलिटिकल ट्रैजेक्टरी ऑफ पोस्ट वॉर सबकॉन्टिनेंट, पोस्ट वॉर सबकॉन्टिनेंट मतलब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के सबकॉन्टिनेंट, इंडियन सबकॉन्टिनेंट हैज मिलिटेटेड, अगेन मिलिटेटेड मतलब इट्स लाइक मिलिट्री ऑर्गेनाइज, मिलिटेटेड इज नॉट जस्ट टू से कि आर्मी और व्हाटएवर, दे आर सेइंग कि इट वाज अगेंस्ट, एक फिगरेटिव वर्ड है, मिलिटेटेड अगेंस्ट पॉपुलर रिमेम्बरेंस ऑफ वॉर। फर्दर ये तो पहला रीजन हो गया कि एकेडमिक हिस्ट्री और पॉपुलर मेमोरीज येट टू कम एक्सेप्ट नहीं करना चाह रही है बैकग्राउंड में ये। दूसरा फर्दर, फर्दर का मतलब क्या है, सेकंड रीजन, आई एम गिविंग यू सेकंड रीजन कि जिस तरीके से वॉर होने के बाद इंडियन सबकॉन्टिनेंट की पॉलिटिकल ट्रैजेक्टरी रही है वो हमें मिलिटेटेड अगेंस्ट, वो अगेंस्ट है, वो नहीं चाहती कि हम पॉपुलर रिमेम्बरेंस रखे वॉर का। क्यों क्यों नहीं रखे, बिकॉज विद पार्टीशन एंड द ऑनसेट ऑफ इंडिया पाकिस्तान राइवलरी both the new nations is India and Pakistan need fresh stories of self legitimization, खुद को लेजिट बता पाए, सेल्फ लेजिटिमाइजेशन मतलब खुद को मैं लेजिट बता पाऊं, उसके लिए फ्रेश स्टोरीज चाहिए rather than focusing on shared wartime experience. What does it mean? What does it mean shared wartime experience? It basically means कि इंडिया पाकिस्तान सेपरेट हो गए बट सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जब इंडिया ने पार्टिसिपेट किया तो इट मस्ट बी वन नेशन, राइट, तब तो पार्टीशन नहीं हुआ था। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में वॉट एवर कॉन्ट्रीब्यूशन इंडिया हैज मेड, इट हैज मेड एज इंडिया एंड पाकिस्तान शेयर्ड कंट्रीज, इट वॉज वन कंट्री एट दैट टाइम, भारत एक ही देश था तब, राइट। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो पार्टिसिपेशन था दैट हैपेंड एज अ होल, as Indian subcontinent as a whole, where Pakistan was also part of India at that time, and post partition, we don't want to say कि भाई India and Pakistan were together anywhere. We need fresh stories for self-legitimization rather than focusing on the shared wartime experience. So this is also one critical reason why India is like कि भाई फर्स्ट वर्ल्ड ऑफ दिस ये भूल जाओ क्योंकि ये पाकिस्तान के साथ किया है हमने दोस्त दोस्त बन के, तो ये भूल जाओ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर भूल जाओ। So these are the two reasons that are given to you, ठीक है। However, ये रीजंस होंगे पर हाउएवर द बट फैमिली ब्लॉक, अभी ऑथर बोल रहा है हाउएवर सच्चाई ये नहीं है, सच्चाई है द सेकेंड वर्ल्ड वॉर प्लेड अ वेरी क्रूशियल रोल इन बोथ इंडिपेंडेंस एंड पार्टीशन ऑफ इंडिया। ऐसा नहीं है कि वो मूड म्यूजिक था और इंडिया इंडिपेंडेंस ले रहा था अपना और बैकग्राउंड में सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो रहा था, ऐसा नहीं है। सच्चाई है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर इनफैक्ट बहुत क्रूशियल था इंडिया के इंडिपेंडेंस के पीछे। क्यों क्रूशियल था? द इंडियन आर्मी रिक्रूटेड, ट्रेन्ड एंड डिप्लॉयड सम 2.5 मिलियन मैन, ऑलमोस्ट 90,000 ऑफ विच वर किल्ड एंड मेनी मोर इंजर्ड। क्यों क्रूशियल था? बिकॉज इतने सारे लोग 2.5 मिलियन पीपल, 25 लाख लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, उसमें से 90,000 लोग ऑलमोस्ट मर गए थे। सो इट वॉज द लार्जेस्ट वॉलेंट्री फोर्स इन द वर्ल्ड। वॉलेंटियर सबसे लार्जेस्ट फोर्स किसी भी देश का अगर होगा तो वो इंडिया का था, ठीक है। इंडियाज मटेरियल एंड फाइनेंशियल कॉन्ट्रीब्यूशन ऑल्सो इक्वली सिग्निफिकेंट। ह्यूमन रिसोर्स तो प्रोवाइड किया ही, लोग तो प्रोवाइड करे ही, बट तुमने मटेरियल मतलब सामान भी प्रोवाइड किया और फाइनेंशियल कॉन्ट्रीब्यूशन भी इंडिया का बहुत बड़ा था। इंडिया इमर्ज्ड एज अ मेजर मिलिट्री एंड इंडस्ट्रियल एंड लॉजिस्टिकल बेस फॉर अलाइड ऑपरेशन साउथ ईस्ट। इंडिया वॉज अ बेस, मिलिट्री बेस था वो, ठीक है। दिस लेड यूएस टू टेक कंसिडरेबल इंटरेस्ट इन द कंट्रीज फ्यूचर एंड एंश्योर्ड दैट दिस वाज नो लॉन्गर द प्रिजर्व ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट। अब यूएसए ने ये नोटिस कर लिया, यूएसए और ब्रिटेन तो एक ही साइड में थे वर्ल्ड वॉर में, सेकंड वर्ल्ड वॉर में, बट यूएसए ने नोटिस कर दिया कि भाई इंडिया तो बड़ी तगड़ी कंट्री है, तो इसको अगर हम ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर ही रखेंगे तो ब्रिटेन तो यूएस से पावरफुल हो जाएगा। तो बेसिकली यूएस नोटिस कि भाई इट कैन नो लॉन्गर, हम इसको ब्रिटेन के हाथ में अभी नहीं रख सकते। सो अदर वॉर टाइम डेवलपमेंट्स पॉइंटेड इन द डायरेक्शन ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस। In a stunning reversal of long-standing financial relationship with Britain, India finished the war as one of the largest creditors. देखो ब्यूटीफुल, आई लव व्हेन द लैंग्वेज इज यूज्ड सो ब्यूटीफुली। यहाँ पे बोला है कि इन अ स्टनिंग रिवर्सल ऑफ इट्स लॉन्ग स्टैंडिंग फाइनेंशियल रिलेशनशिप। स्टनिंग रिवर्सल ऑफ रिलेशनशिप, क्या रिलेशनशिप था पहले? लॉन्ग स्टैंडिंग रिलेशनशिप क्या था कि क्राउन हमें रूल कर रहा था, राइट, क्राउन हमें रूल कर रहा था। क्राउन
Britain was giving jobs to Indian people. But a stunning reversal of this relationship, India एक creditor बना. India ने loan दिया Britain को. ठीक है? So it was a stunning reversal of it, of the long-standing relationship. Now India became the largest creditor of imperial power. ठीक है? तो ये एक चीज हो गई. So क्या क्या है? Basically the author is trying to say कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर को भूलो मत. इतने सारे लोग पार्टिसिपेट करे, हम मिलिट्री बेस बने, हमने पैसा दिया. ठीक है, तो हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन तो बहुत ज्यादा बढ़िया था, बहुत बड़े स्केल पे था. Such extraordinary mobilization of war was achieved at great human cost. बंगाल फेमाइन, मतलब फेमाइन वगैरह भी आया, अकाल भी पड़ा था. Most extreme manifestation of extreme wartime deprivation. The cost of on India's home front must be counted in millions of life. India को भी millions of life were affected in India because of Second World War. So India signed up to serve on the war and home fronts for a variety of reasons. But India ने participate क्यों किया? तो इंडिया का तो war था नहीं Second World War. Many were convinced. क्यों किया? क्योंकि see in these kind of sentences because word नहीं बोला जाता है, but वो होता है कि इंडिया ने बहुत सारे reasons के कारण किया. क्या reasons? कि many were convinced that contribution would open the doors to India's freedom. क्यों? क्योंकि काफी लोगों को ये लग रहा था कि अगर हम इस दूसरे का वॉर है, बट अगर हम इसमें पार्टिसिपेट करेंगे तो इंडिया को फ्रीडम मिलेगा. The political and social churn triggered by the war was evident in the massive waves of popular protest and unrest that washed over rural and urban India. मतलब washed over मतलब हर जगह फैला. ठीक है, the political and social churn triggered by the war. War के कारण political social movement इतना हुआ कि बहुत सारी protest होने लगे war के बाद, rural as well as urban India में. This turmoil, ये protest के कारण, it was crucial in persuading Attlee government. Attlee उस टाइम का गवर्नर था. To rid itself of incubus of ruling India. कि ये जो भार है इंडिया को रूल करने का. कि what had happened ना, कि ब्रिटेन में तो वॉर हुआ, वहां के भी लोग मरे, अभी उनके पास पैसा नहीं है, पावर नहीं है, वो लोग, उनका कंट्री पूरा डिस्टेबलाइज हो गया था वॉर के बाद. राइट, तो वो अपना संभाले कि अभी यहाँ प्रोटेस्ट हो रहा है, लोग बोल रहे इंडिपेंडेंस दो, इतने सारे साल हो गए कि हमने सोच चूज लिया ना, अभी हमने सारे रिसोर्सेस ले लिए हैं, सारी गरीबी ला ली वहां पे, कोहिनूर भी ले लिया, इन लोग का बचा क्या है अब, क्यों इनका बस क्यों प्रेशर ले भाई इनको रूल करने का. So it started becoming difficult for the Britain government to keep ruling us. 70 years on, it is time. अभी 70 साल हो गए हमारे इंडिपेंडेंस को. It is time that India engaged with the complex legacies of World War II. It is time कि अभी हमने accept कर लेना चाहिए. Bringing the war in the ambit of new national memorial would be fitting, if not overdue. अभी ये जो new national memorial बन रहा है, look at the usage of words. Bringing the war in the ambit of new national memorial. जो नया national memorial बन रहा है, इसमें ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर को भी रिकॉग्नाइज करने लगो, बिकॉज दैट वुड नॉट जस्ट बी फिटिंग इफ नॉट ओवरड्यू. मतलब ये तो ओवरड्यू है, पहली बात, सालों हो गए अब तक तुमने नहीं किया एक्सेप्ट, बट चल इफ मैं ओवरड्यू नहीं भी बोल रहा हूँ, मैं ओवरड्यू नहीं भी बोल रही हूँ, बट इट इज फिटिंग, इट इज अ राइट टाइम दैट यू डू इट, दैट यू स्टार्ट रिकॉग्नाइजिंग दैट इट वाज इंडियाज वॉर, दैट इंडिया आल्सो पार्टिसिपेटेड इन इट, बिकॉज देयर वर सो मेनी पीपल हु डाइड, फेमाइन आया, इतना पैसा हमने वहां पे खर्च किया, लोगों ने पार्टिसिपेट किया क्योंकि लोगों को लगता था इसके बाद फ्रीडम आएगा. यूएस ने अटेंशन लिया अपने को, और यूएस ने भी देखा कि भाई ब्रिटेन के पास पावर आ जाएगी अगर इंडिया उनके अंडर रहा. तो दैट वे आल्सो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स फेयर्ड इन अ रोल दैट ब्रिटेन वाज परसुएडेड टू बेसिकली give independence to India. And in fact, the partition also came for same reasons, because when Britain exited out of, उनको पता था कि अगर इंडिया को ऐसे ही एज अ होल छोड़ा गया, तो इतना रिसोर्स वाइज और इतना रिच कंट्री है कल्चरली में एवरी वे कि दे बूम. बट अगर हम इसको स्प्लिट कर दे रिलीजन के बेसिस पे, और तो फिर ये लोग इनके रिसोर्सेज अपने में ही झगड़ने में रहेंगे, अपने में ही झगड़ने में इनके रिसोर्सेज रहेंगे, तो जो एक्चुअल प्रोग्रेस है वो तो नहीं आ पाएगा. सो काफी सारा डिस्ट्रॉय करके गए थे वो लोग, कि काफी सारे साल हमें अभी भी बेसिक हमारा जो चीजें है वही स्टेबलाइज करने में लग गए, और बाकी तो ये पाकिस्तान तो उंगली करते ही रहता है. राइट, so this is what happened, and that is what the passage is about. So if we want to analyze this passage, what are the main points we take away from the passage? Basically, author is trying to tell us कि Second World War में इंडिया का contribution बहुत ज्यादा था, and it is high time that we start accepting it. तो ये bottom line है. Is this passage about new memorial? Is this passage about anything else? No. This passage at the end is about the author is asserting. What is author saying? Is author, by the way, out of purposes. Is the purpose informed? Is author just informing? No. Is author analyzing the positives, negatives? No. Is author exploring? No. Is author questioning something? No. Author is clearly persuading. Author ने बोला मैंने तो मन बना लिया है, अब तुम भी मानो. It is high time that you do it. So author is persuading us कि जो मैं कह रहा हूँ सही कह रहा हूँ, मेरे पास 100 रीजंस है, 100 एग्जांपल्स है, मल्टी डायमेंशनल अप्रोच से बता रहा हूँ कि ऐसा सही है, तो तुम भी मानो, गवर्नमेंट भी माने, दुनिया माने, सब माने कि इंडिया पार्टिसिपेटेड इन वर्ल्ड वॉर. सो बेसिकली हियर द क्लेम सेंटेंसेस, द ऑथर persuades
और asserts India's role in World War II, ठीक है, by showing India's massive role, है ना. Author is convincing us कि India had a massive role to play in World War II by showing India's involvement, India's uh, human, financial, and logistical involvement in the war, है ना. ऑथर ने अलग अलग एग्जांपल्स दिए एंड पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट एंड इट्स पॉलिटिकल इफेक्ट्स आल्सो, है ना, कि लोगों ने कैसा प्रोटेस्ट करना शुरू किया, यूएस ने कैसे नोटिस किया. तो हमको ये सारे डायमेंशंस ऑथर ने दिए हैं. ऑथर ने अपनी बात पहले सेंटेंस में बोल दी, पहले पैराग्राफ में, और आगे ऑथर बस बताते गया कि इंडिया ने इतना कंट्रीब्यूट किया, इतना कंट्रीब्यूट किया, इंडिया में ये हुआ वो हुआ. तो वर्ल्ड वॉर टू में तो भाई अपना कंट्रीब्यूशन तो काफी था. सो दिस इज व्हाट द पैसेज इज अबाउट, राइट. अब इसके बेसिस पे लेट अस स्टार्ट. अभी तुम्हें अंडरस्टैंडिंग तो आ गई है पूरी, है ना. अब तो समझ गया, मैंने तो समझा दिया. तो चलो क्वेश्चन के आंसर्स दो. गिव मी आंसर्स टू द क्वेश्चंस. ओके, फर्स्ट क्वेश्चन इज अ लोकल क्वेश्चन, फर्स्ट पैराग्राफ, राइट. लोकल क्वेश्चन है ये. व्हाट इज द फर्स्ट पैराग्राफ अबाउट, बताओ. यार आई वुड सजेस्ट कि इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फोन में रख लो, है ना, आरसी, क्योंकि अब मैं बार बार तो नहीं कर पाऊंगी. इट्स अ पीवाईक्यू ऑल्सो, सो यू कैन फाइंड इट एनीवेयर ऑनलाइन ऑल्सो, बट कीप इट, इसका स्क्रीनशॉट लेके रखो अपने पास, ठीक है. तो यू कैन कीप रेफरिंग टू दिस. What is author talking about first paragraph? What is author saying? In the first paragraph, the author laments. Laments मतलब regrets और critics, मतलब वही है. किस बारे में? Fair. Okay. चलो, वेरी गुड. तो यहाँ क्या बोल रहा है ऑथर? लेट अस सी. क्या ऑथर ये बोल रहा है कि द न्यू मेमोरियल विल बी बिल्ड राइट नेक्स्ट टू इंडिया गेट. इंडिया गेट के बाजू में न्यू मेमोरियल है, इसलिए ऑथर सैड है क्या? इसलिए ऑथर सैड है क्या? नहीं, नो. ठीक है. फिर ये बोल रहा है फंड्स विल बी वेस्टेड ऑन अनदर वॉर मेमोरियल. पैसे बर्बाद होंगे, ये है क्या? कॉज एंड इफेक्ट एरर, कि फंड्स बर्बाद होंगे इसलिए ऑथर लैमेंट कर रहा है क्या? नहीं, कॉज एंड इफेक्ट नहीं, ये ऑल्टरनेट इन्फॉर्मेशन है. फंड्स वंड्स पैसे वैसे कितने लगेंगे बोला ही नहीं है कुछ. दिस इज ऑल्टरनेट इन्फॉर्मेशन, राइट. तो ये भी नहीं है. फिर उसके बाद इंडिया लॉस्ट थाउजेंड्स ऑफ ह्यूमन लाइफ्स, ये ऑथर ने बताया क्या फर्स्ट पैराग्राफ में? हमको नहीं बताया. सो व्हाट इज द राइट आंसर? द राइट आंसर इज दिस. देयर इज नो रिकॉग्निशन ऑफ इंडियन सोल्जर्स who served in the Second World War. Okay, there is no mention of Indian soldiers who served in the Second World War. Very good. Option B is right. मुझे मोस्ट सबने बी ही बोला था. वेरी गुड. चलो अभी ये करो. गिव मी आंसर. आई वांट टू सी द चैट पॉपिंग. वेरी गुड, वेरी गुड. व्हाट इज इट? इट इज ऑप्शन डी. व्हाई इट इज ऑप्शन डी? बिकॉज ये बताया यूएस ने रिकॉग्नाइज किया, लार्ज स्केल बंगाल फेमाइन आया, ये भी बताया है. इंडिपेंडेंस और पार्टीशन उसके कारण हुआ, ये भी बताया है. ये कॉज एंड इफेक्ट एरर है कि इंडिया ने लोन, हमको लिटरली वो सेंटेंस क्या है, द स्टनिंग रिवर्सल ऑफ रिलेशनशिप दैट इंडिया बिकेम द लार्जेस्ट क्रेडिटर्स. इंडिया ने पैसे दिए, इंडिया ओड डेट, इंडिया डिड नॉट ओड डेट. तो जिसको वो लैंग्वेज का प्ले नहीं समझेगा वो गलत मार्क करके आ जाएगा, राइट. तो हम तो नहीं करेंगे, बट ऐसा, तो दैट इज व्हाई दिस आंसर. चलो, व्हाट इज दिस देन? मूड म्यूजिक. हाँ, मैंने बताया ना. वेरी गुड. So it is a backdrop to the subsequent independence and partition movement. कि it is a backdrop, background में हो रहा था, है ना. तो that is what mood music is. समझने की कोशिश करा करो. ऐसे जब words और phrases यूज करते तो इनका क्या मीनिंग होता होगा, ठीक है. ये हो गया. फिर उसके बाद फोर्थ. I want answers from everybody. Pratishtha, I don't see answers. I need answers. Renee, you also try. I am observing everybody, huh? I need to see answers from each one of you. The author suggests, author बोलता है कि the major reason why India has not so far acknowledged, इंडिया ने अब तक एक्नोलेज नहीं किया कि हमने वर्ल्ड वॉर टू में पार्टिसिपेट किया है.
What is the reason why India is not acknowledging? देखो ये दोनों रीजंस बोले गए हैं. हाँ ये दोनों रीजंस बोले गए हैं. ठीक है. बट प्रॉब्लम क्या है मैं बताती हूँ. ये पार्ट जो है ना, ये है ही नहीं लिखा हुआ. इंडिया को ना सपोर्टिंग रोल बोला गया है. इनफैक्ट इंडिया ने कोई रोल प्ले ही नहीं किया, ये बोला जा रहा है. ये तो मैंने जो तुमको एक्सप्लेन किया उससे तुमने इंटरप्रेट किया, बट मेरा एक्सप्लेनेशन तो अल्टरनेट इन्फॉर्मेशन है ना भाई. वो ऑथर ने थोड़ी बोला है. हैज ऑथर सेड इट? हैज ऑथर? नो. सामंती मैम सेड इट, yes, but has author said it? No. Author never said that it was a predominantly allied effort and India played only supporting role. That's why we are not acknowledging. No. बात ही नहीं कर रहे उसके बारे में. राइट. क्यों नहीं बात कर रहे? बिकॉज इंडिया हैज बीन फोकस्ड ऑन बिल्डिंग एन इंडिपेंडेंट नॉन कॉलोनियल पॉलिटिकल एंटिटी. कि अभी हो गया इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस जो भी है, अभी वी वांट टू डेवलप आवर ओन आइडेंटिटी एज अ कंट्री. Right? We don't want to be a part of that time when India used to be under Britain and work with Pakistan and whatever. So we needed fresh stories to tell. That is the main reason. I understand तुमने सी क्यों मार्क किया, because if we look at this passage, यहाँ पे दो रीजंस दिए गए हैं ना. ये पैसेज हम यहाँ देख रहे थे, दो रीजंस दिए गए थे. एक था कि द गवर्नमेंट इज स्टिल सीइंग सेकेंड वर्ल्ड वॉर एज समथिंग दैट हैपेंड इन द बैकग्राउंड एज अ मूड म्यूजिक, एंड द सेकेंड रीजन वाज दैट वी नीड फ्रेश स्टोरीज. ये दो रीजंस थे. राइट. तो पहला रीजन वाज कि Second World War was happening in the background of our independence. Right? Second World War was happening as a mood music in the background of our independence. तो मतलब हमने तो पार्टिसिपेट किया ही नहीं. राइट. और दूसरा कि वी नीड अ फ्रेश स्टोरी. तो ये दो रीजन है. ये इज कंफ्यूजिंग यू अननेसेसरीली. दीज थिंग्स आर नेवर सेड, दीज आर इंटरप्रेटेड बाय अस. एंड ये सपोर्टिंग रोल वगैरह कुछ भी एक्नॉलेज नहीं कर रहा है. इंडिया इज नॉट एक्नॉलेजिंग आवर सपोर्टिंग रोल एज वेल. तो सी इज रॉन्ग, बी इज राइट. चलो ये लास्ट क्वेश्चन है, करो. वेरी गुड. वेरी गुड. एक एक वर्ड और एक एक इसका है बेटा खेल. संभाल के पढ़ना जरूरी है. ऑथर बोल रहा है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर को भुला, जो तुम सेकेंड वर्ल्ड वॉर की कॉन्ट्रीब्यूशन को भुला रहे हो, ठीक है, ये जो तुम ओमिट कर रहे हो, इज व्हाट इज दिस थिंग. क्वेश्चन टफ होते जाते तो बराबर फिर 100 आंसर्स मिलते हैं मेरे को. वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड रहने, वेरी गुड. चलो यहाँ पे क्या ऑप्शन है? लेट अस इवैल्यूएट. अ रिफ्लेक्शन ऑफ मिसप्लेस, a reflection of misplaced priorities of the post independence Indian. कि प्रायोरिटीज सही नहीं है इंडियन गवर्नमेंट की. प्रायोरिटी सही नहीं है मतलब पहले वर्ल्ड वॉर वन कर रहे हैं, फिर वर्ल्ड वॉर, फिर पोस्ट ये कर रहे हैं, फिर टाइमलाइन सही नहीं कर रहे हैं. ये नहीं था. मिसप्लेस प्रायोरिटी की बात नहीं थी कि यू गिव प्रायोरिटी टू दिस, प्रायोरिटी टू दैट. इसकी बात नहीं थी. राइट. एप्रोप्रिएट, इट इज एप्रोप्रिएट तो बोला ही नहीं है ऑथर ने. तो टोन चेंज है भाई. एप्रोप्रिएट तो बोला ही नहीं है ऑथर ने. तो टोन ही गलत है. ठीक है. फिर समथिंग विच कैन बी रेक्टिफाइड, इसको ठीक कर सकते हैं फ्यूचर में बाय कंस्ट्रक्टिंग अ सेपरेट मेमोरियल. ये तो साइड ट्रैक ही हो गया. इस ट्रैक पे तो गया ही नहीं गवर्नमेंट अपना ऑथर. राइट. इट इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ एकेडमिक एंड पॉपुलर व्यू अबाउट इंडिया रोल. यस. ये तुम एमिट ओमिट जो कर रहे हो ना, इस ओमिटिंग से हमें पता चल रहा है कि तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है. ये वाली बात है ना. दिस इज व्हाट ऑथर इज सेइंग. तो ऑप्शन बी इज करेक्ट. वेरी गुड. सो देखो अब इसमें द थिंग इज कि everywhere it is not necessary, you will necessarily be confused in options, or you will necessarily, कभी कभी स्ट्रेट फॉरवर्ड रॉन्ग ऑप्शंस भी होते हैं. बट तुम्हें दिख रहा है ना एरर्स कैसे कैसे आते जा रहे हैं, एरर्स कैसे कैसे आते जा रहे हैं. क्योंकि हमको दिख रहा है अभी. जैसे somebody is asking me कि कैन यू एक्सप्लेन बी वर्सेस डी अगेन. ठीक है. तो बी वर्सेस डी लेट अस से, ये क्या है? Firstly, something which can be rectified in future by constructing a separate memorial. Where is this written in the passage? The author claims, not what you think. Not what you think. ऑथर कह रहा है कि ऐसा करने से तुम क्या कर रहे हो. ये जो ऐसा जो ये एक्शन है तुम्हारा कि तुम मेमोरियल, सेकेंड वर्ल्ड वॉर का मेमोरियल नहीं बना रहे हो, व्हाट डज इट शो? व्हाट इज ऑथर सेइंग? व्हाट डज इट शो? कि इट इज समथिंग व्हिच कैन बी मेड करेक्ट इन द फ्यूचर. ऑथर ने एंड में क्या बोला है पैसेज के? ऑथर ने एंड में क्या बोला पैसेज के? लास्ट लाइन क्या है? या ऑथर इज सेइंग कि it's high time that we it's high time that we start acknowledging Second World War, bringing the war into ambit of new national memorial. New national memorial के साथ ही इसको बनाओ would be fitting if not overdue. इसके साथ ही बनाओ.
ये नहीं बोला है कि फ्यूचर में इसको करेक्ट करो और दूसरा बना दो, राइट? So that is why D is clearly a wrong option, बेटा. This is basically you are getting confused with your own interpretation. जो हम करते हैं, हमको क्या समझा से फर्क नहीं पड़ता, ऑथर क्या बोल रहा है इससे फर्क पड़ता है ना? चलो गुड. अभी लेट अस डू दिस पैसेज, टोपोफिलिया. ये तो मैं इतने बार क्लास में बोल चुकी हूँ भाई, इतने बार. पढ़ लो इसको फटाफट. मुझे लगता है नित्या वगैरह को तो लर्न हो गया होगा ये पैसेज. यस बोल रही है कैप्स में, बिकॉज शी डिडंट मिस एनी क्लास ना. डिफरेंस तो आएगा परफॉर्मेंस में. क्लासेस मिस करना, नॉट मिस करना, यू विल सी. कवर अप हो सकता है, ऐसा नहीं है, बट लेटिंग यू. Cool. Done reading. Done reading. Let me just quickly write what this passage is about. This passage is about topophilia, which is an affective bond between people and places. Right? लोगों के बीच में, लोग और जगह के रिश्ते को टोपोफिलिया कहते हैं. राइट? राइट. फिर उसको एक्सप्लेन किया है. बेसिकली इट वेरीज फ्रॉम पीपल टू पीपल इन इंटेंसिटी, दिस एंड दैट. टोपोफिलिया एक्सपीरियंस करने के 3 तरीके हैं. कि एस्थेटिक अप्रिसिएशन, कोई जगह सुंदर दिख गई तो मेरी फीलिंग आ गई वाह क्या सुंदर है, ये एक बॉन्ड है. सेकेंड टोपोफिलिक बॉन्ड is namely the acquired taste for certain landscape or places that one knows well. घर है मेरा, ऑफिस है मेरा, ये जगह है जहाँ पे, यार मुझे याद आ रहा है मेरी, मैं वीएनआईटी इंजीनियरिंग के वक्त हमारे कॉलेज का अड्डा होता था. दिस प्लेस हम उसको कट्टा बोलते थे. इट वाज जस्ट लाइक अ प्लेटफॉर्म वेयर यू वुड ऑल सिट, ईट, डू थिंग्स. मेरा फर्स्ट सीड ऑफ वांटिंग टू बी एन एजुकेटर स्टार्टेड देयर. तो या कॉलेज का कट्टा है फॉर श्योर. आईएमए में हमारे एक दोस्त था पांडे, उसका रूम, वहीं पे सारी पार्टीज होती थी. क्योंकि फ्रिज रखा था उसने, एक मिनी फ्रिज रूम में. अब फ्रिज क्यों रखा होगा तुमको समझ गया होगा, है ना? हम तो अहमदाबाद में थे, ड्राई स्टेट था वो, बट फ्रिज था एक मिनी फ्रिज, और उसी के यहाँ पे सारी पार्टीज होती थी. ठीक है. तो मैं ना क्लास के बाद ऑफ द रिकॉर्ड एक मस्त स्टोरी बताऊंगी तुमको आईएमए की, क्योंकि रिकॉर्डिंग पे वो गया तो थोड़ा दिक्कत हो सकता है ना, लीगल इश्यूज. राइट, बट आई टेल यू एन अमेजिंग स्टोरी ऑफ, एंड इट इज नॉट रिलेटेड टू मी, इट इज रिगार्डिंग अ रियली क्लोज फ्रेंड. तो मैं बताऊंगी क्लास के वंस आई पॉज द रिकॉर्डिंग व्हेन आई टेल. ठीक है. But yeah, so topophilia is an affective bond between people and place, and it can be felt in two, three ways. First way is कि rainbow है, सुंदर है, अरे वाह वाह वाह, aesthetic appreciation. Second is acquired taste, कि कोई चीज जगह से emotional attachment है, तो वो एक you feel. And the third response is कि human senses, कोई smell कहीं की अच्छी है, touch, feel, olfactory senses, tactile senses, air, water, earth वहां का अच्छा लगा, इसीलिए. ठीक है. There are 3 ways in which you can feel topophilia. That is, you can feel certain emotion or a bond with a certain place. Right? Topophilia का क्लोज कॉन्सेप्चुअल ट्विन है सेंस ऑफ प्लेस, जो आर्किटेक्ट्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं. बट द रिजल्ट्स हैव बीन वेरी डिसअपॉइंटिंग, क्योंकि पता चला कि टोपोफिलिया इज वेरी डिफिकल्ट टू डिजाइन एंड इम्पॉसिबल टू क्वांटिफाई. कि वो फील होता है, नेचुरल जगह उसको फील होता है. आर्टिफिशियली ट्राइंग टू क्रिएट प्लेस दैट लुक्स लाइक समथिंग बट doesn't really help. You know, architects are trying to create places that feel a certain way, but it's not the same. Topophilia connotes positive relationship, but it's often useful to explore darker affiliations also. Topophilia पॉजिटिव चीज है, बट उसका नेगेटिव एक इम्पैक्ट भी हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल पेट्रियोटिज्म, अपने देश को तुम पसंद कर रहे हो बट दूसरे देश को हेट भी कर सकते हो. राइट. फिर दूसरे बात एथनिक क्लेंजिंग वगैरह, जो ये हिंदुत्व, ये ऑल ऑफ दैट, तो पेट्रियोटिज्म, तो इससे तुम एथनिक क्लेंजिंग, ये वो मतलब हेट्रेड भी, वॉर सिचुएशन, तो नेगेटिव हो गया ना. दूसरा चीज है रेसिडेंट्स ऑफ अपस्केल रेसिडेंशियल डेवलपमेंट्स हैव डिस्क्लोज्ड हाउ इंपॉर्टेंट इट इज टू मेंटेन देयर कम्युनिटीज डिस्ट्रिक्ट आइडेंटिटी. तो जो अपस्केल बिल्डिंग्स में रहते हैं वहां पे दे बेसिकली क्लास एंड रेशियल डिफरेंसेस है ना. बाइयों की लिफ्ट अलग होगी, मेड्स एंड सबका लिफ्ट अलग और बाकी लोगों का लिफ्ट अलग. पार्क एरिया में स्टे इन दिस बिल्डिंग, जहाँ पे बीच में एक आंटी ने बहुत इशू क्रिएट कर दिया था बिकॉज लॉन में कुछ बाइया बैठ गई थी यार, बेचारी थक के, बट Mara lawn is then separate lawn for them. So all of these racial differences and all also happen. And just as beloved landscape is suddenly revealed, so too many landscape of fear cast a dark shadow over a place that makes someone feel sense of dread or anxiety or topophobia. कि कभी कभी कोई कभी कभी टोपोफोबिया भी हो जाता है कि तुम्हें पसंद नहीं है वो प्लेस. लेट्स से स्कूल इज अ फेवरेट प्लेस फॉर मी, बट somebody who was bullied in the school, they have negative associations with it, right? So topophilia ko opposite side is topophobia also, where certain place cause fear, anxiety or dread for you. So this is an informative passage. यहाँ पे author is informing us what is topophilia, right? What are its ways of feeling it, sense of belonging, home, aesthetic है, या सेंसेस हमारे टैक्टाइल वगैरह वगैरह वो सब होते हैं. ये 3 तरीके हैं
इसको आर्टिफिशियली करने की कोशिश करी बट कांट बी डन, एंड इसका नेगेटिव इम्प्लीकेशन हो सकता है टोपोफिलिया। यही पैसेज है बस, स्ट्रेट फॉरवर्ड, राइट? अभी स्ट्रेट फॉरवर्ड पैसेज के क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं क्या, वो भी हम देखते हैं। सो हियर द ऑथर इज इन्फॉर्मिंग अस अबाउट टोपोफिलिया, द वे यू फील इट एंड हाउ इट कैन बी नेगेटिव। ठीक है, so this is an informative passage. चलो आंसर द क्वेश्चंस। वेरी गुड। क्लोजेस्ट मीनिंग टू ऑथर्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ टोपोफिलिया, जो ऑथर ने हमें समझाया, तो वो जो हमारी समझ है वो कौन से सेंटेंस से सबसे ज्यादा वो होगी। ये इंटरप्रिटेशनल क्वेश्चन है, ठीक है। दिस इज नॉट रिलेटेड टू व्हाट इज इन द पैसेज, इट्स रिलेटेड टू व्हाट इज गिवन इन द पैसेज इज क्लोजली रिलेटेड टू व्हाट, विच ऑफ द ऑप्शंस। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, ऑल ऑफ यू आर राइट। टोपोग्राफी के बारे में ये पैसेज है नहीं। टोपोग्राफी इज व्हाट इज टोपोग्राफी? किसका जीके अच्छा है, इंग्लिश अच्छा है? टोपोग्राफी इज मैप्स बनाते हो ना तुम किसी चीज की। टोपोग्राफी मतलब इज इट अ हिल, इज व्हाट काइंड ऑफ टेरेन इज इट, व्हाट काइंड ऑफ वेजिटेशन डज इट हैव, हिल है, प्लेन है, प्लेट्यू है, ये सब टोपोग्राफी मैप मेकिंग में आती है। तो टोपोग्राफी साइंटिस्ट की कुछ लेना देना नहीं है इससे, है ना। नोमैडिक सोसाइटीज आर नोन टू हैव लीस्ट अफिनिटी, इनका तो लगा भी नहीं होता है जगह से, है ना, इसके बारे में भी नहीं है। द फ्रेंच आर नॉट पेट्रियोटिक बट स्टिल रिफ्यूज टू यूज इंग्लिश। भाई फ्रेंच और इंग्लिश से मुझे यही याद आता है कि जब मैं स्टूडेंट एक्सचेंज गई थी ना, बाय द वे आंसर यू ऑल आर राइट ऑलरेडी, द आंसर इज ऑप्शन डी, द टेंडेंसी ऑफ मेनी कल्चर्स टू रिप्रेजेंट देयर लैंड एज मदरलैंड फादरलैंड इज, किसी को तो मदरलैंड फादरलैंड बोल रहे हो तो इट इज टोपोफिलिया फॉर श्योर। बट मुझे इससे याद आया, तो बेसिकली आई वेंट टू फ्रांस, ये मैंने शायद किसी और क्लास में बताया था कि मेरा स्टूडेंट एक्सचेंज वहां पे हुआ था। मैंने शायद ये बताया हुआ है तुमको, राइट, कि वहां के लोगों की इंग्लिश अच्छी नहीं होती है, तो हम क्लास में प्रेजेंटेशन देते थे और हमारे तो ऐसे ऐसे लोग, ये मैंने बताया हुआ है ना, आई थिंक आई हैव टोल्ड दिस इन सम क्लास, कि वहां के लोगों की इंग्लिश अच्छी नहीं होती है, फ्रेंच, द फ्रेंच डू नॉट हैव गुड इंग्लिश। तो हमारे यहाँ की जो नॉर्मल इंग्लिश भी है ना, तो वाह, वाह क्या इंग्लिश है। तो ऐसे ना कुछ कुछ लोग थे वहां पे, ऐसे ही अलग अलग आईएम से आए हुए, तो एकदम घटिया इंग्लिश बोलते थे और मुझे लगता था यार दे आर ब्रिंगिंग एम्बेरसमेंट। बट मेरा एक दोस्त था, तो मेरे बाजू में बैठा था, फ्रेंच ही था वो। देन ही सेड कि डूड ऑल ऑफ यू गाइस, लाइक देयर वाज दिस क्लास ना, प्रेजेंटेशन चल रहा था हमारा, तो वो मुझे पूछता है कि ऑल ऑफ यू गाइस हैव सच फ्लुएंट इंग्लिश हियर। मैं लाइक कि भाई ये लड़का कैसे बोल रहा है और इसको फ्लुएंट लग रहा है। तो उनकी इंग्लिश बहुत खराब होती है। तो ऑल ऑफ यू हैव अ चांस टू बी एलोक्वेंट इन योर लैंग्वेज, इंग्लिश के गॉड लेवल हो जाओगे तुम अगर तुम्हारा फ्रांस में हुआ स्टूडेंट एक्सचेंज तो। चलो ये करो। Which of the following best captures the meaning of the statement topophilia is difficult to design for and impossible to quantify? Very good. ये क्यों बोला था ऑथर ने? टोपोफिलिया इज डिफिकल्ट टू डिजाइन फॉर एंड पॉसिबल टू क्वांटिफाई। बाय द वे यही सेंटेंस मैंने पैसेज में मार्क किया ना, आई स्वेयर टू गॉड मुझे नहीं पता था इस पे सवाल है। ये मत सोचो कि मैं करके आई हूँ, तुम्हारे सामने ही कर रही हूँ सब। पैसेज लर्न इसलिए हो गया क्योंकि तुम लोग को ही पढ़ाते पढ़ाते। वेरी गुड। तो इसमें द डीप एनोमी ऑफ मॉडर्न अर्बनाइजेशन लेड टू न्यू अर्बनिज्म इंटीग्रेट सेंस ऑफ प्लेस, ये नहीं बोला है। आर्किटेक्ट्स हैव टू ऑब्जेक्टिवली क्वांटिफाई स्पेसेस एंड हेंस कैन नॉट बी टोपोफिलिक। ठीक है। ये देखो, ये सेंटेंस का मतलब क्या, आर्किटेक्ट को ऑब्जेक्टिवली, ऑब्जेक्टिवली मतलब सबका ओपिनियन ध्यान में रखते हुए कोई चीज डिजाइन करनी पड़ती है, इसलिए वो खुद टोपोफिलिक नहीं हो सकते। ऐसा तो नहीं है ना भाई, उनका तो अपना हो सकता है जो उनका होना है। ठीक है। फिलोसोफर आर्किटेक्ट्स आर यूनिकली सुटेड टू डेवलप टोपोफिलिक डिजाइन। People's responses to their environment are usually subjective and cannot be rendered in a design. वही है, दिस इज द मीनिंग। सबने डी ही आंसर किया कि टोपोफिलिया इज डिफिकल्ट टू डिजाइन फॉर, इम्पॉसिबल टू क्वांटिफाई। इसका मतलब ये है कि यू कैन नॉट क्वांटिफाई टोपोफिलिया, इट्स अ फीलिंग एंड इट इज वेरी सब्जेक्टिव टू व्हाट एवरी पर्सन एंड्स अप thinking about a place. So you cannot design it absolutely, right? Very good. Next, the word topophobia is used in the passage to represent, is used आगे क्यों यूज किया है द वर्ड टोपोफोबिया इन द पैसेज? यस, वेरी गुड, स्ट्रेट फॉरवर्ड, स्ट्रेट फॉरवर्ड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। Which of the following statements, if true, could be seen as not contradicting the arguments in the passage? ये बढ़िया सेंटेंस क्वेश्चन होता है। Which of the following sentences, if true, ऐसे कौन से सेंटेंस है कि अगर वो ट्रू हो गए, could be seen as not contradicting
मतलब नॉट कॉन्ट्राडिक्टिंग मतलब सपोर्टिंग बोल दें हम, या अलाइनिंग विथ बोल दें हम. विच आर द फॉलोइंग सेंटेंसेस इफ ट्रू, क्योंकि ये सेंटेंसेस तो बड़े ट्रिकी तरीके से फ्रेम किए जाते हैं, तो हम इसको अच्छे से पढ़ना सीखे पहले. नॉट कॉन्ट्राडिक्टिंग मतलब सपोर्टिंग है, अलाइनिंग विथ. सी विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इफ ट्रू कुड बी सीन एज सपोर्टिंग द आर्ग्यूमेंट्स ऑफ द पैसेज. कौन सा सेंटेंस पैसेज के आर्ग्यूमेंट्स के साथ सपोर्ट करता है? सो लेट अस सी. न्यू अर्बनिज्म सक्सीडेड इन दोस डिजाइन वेयर आर्किटेक्ट्स कोलैबोरेटेड विद देयर क्लाइंट्स. ये तो नहीं बोला है पैसेज में, तो ये बोला गया है कि न्यू अर्बनिज्म, जो भी तुम अर्बन, तुम ट्रोपोफिलिया नहीं ये कर सकते हो, राइट? तो ये तो कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है. फिर उसके बाद बोला है जनरली स्पीकिंग इन अ गिवन कल्चर द टाइज ऑफ पीपल टू देयर एनवायरमेंट वेरी लिटिल. वेरी लिटिल का मतलब क्या होता है? वेरी लिटिल मतलब ज्यादा डिफरेंट नहीं हो. वेरी लिटिल इन सिग्निफिकेंस और इंटेंसिटी मतलब वेरी लिटिल मतलब थोड़ा सा वेरी करता है. बट पैसेज में ऐसा नहीं बोला है. पैसेज में बोला है कि काफी डिफरेंट हो सकता है इंटेंसिटी में, हाउ यू फील, है ना. यहाँ बोल रहे हैं कि जनरली स्पीकिंग एक कल्चर में एक लोग एक जगह से लेकर सेम ही फीलिंग्स रखते हैं. ऐसा ऑथर ने नहीं बोला है. वेरी लिटिल मतलब थोड़ा ही वेरी करता है, ऐसा नहीं है. ऑथर ने बोला है कि इंटेंसिटी सब चीजों में बहुत ज्यादा वेरी कर सकता है, राइट. द मोस्ट इंपॉर्टेंट इवन फंडामेंटल रिस्पॉन्स टू एनवायरमेंट इज अ टैक्टाइल. ये भी नहीं बोला है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं. ऑथर ने बोला तीनों भी तरीके हैं, एस्थेटिक, सेकेंड वॉज इफ यू होम है या ऐसा कुछ है, या तो फिर दीज सेंसेस. तो मोस्ट इंपॉर्टेंट या फंडामेंटल ये है ऐसा भी नहीं बोला है. ये देखो एक्सट्रीम, कि दिस इज एक्सट्रीम है ना, कि दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. नो, basically it is saying that patriotism usually seen as positive feeling is represented by author as a darker form of tropophilia. This is true, right? This statement is true. ठीक है, चलो ये फिफ्थ. In the last paragraph, the author uses the example of residents of upscale buildings. क्यों बताया है? Social exclusion, backfill versus residents and order for the sense of racial. Yeah, very good. नेशनलिस्ट प्रोजेक्ट्स के बारे में तो नहीं था. ऑल्टरनेट इन्फॉर्मेशन है. मैनर इन विच एनवायरमेंट्स आर डिजाइन्ड टू मिनिमाइज सोशल, ये तो एकदम ऑपोजिट टू व्हाट इज सेइंग है. सेंसिटिव रिस्पॉन्सेज टू रेस एंड क्लास प्रॉब्लम्स इन अपस्केल. हाँ, बट सेंसिटिव रिस्पॉन्स की भी बात नहीं है. या सोशल एक्सक्लूजन ये बताना चाह रहा था ऑथर. वेरी गुड. ठीक है, सो दिस इज इट फॉर टुडेज क्लास. आज के पैसेजेस हमने क्विकली एनालाइज क्यों करें? बिकॉज हम ये ऑलरेडी क्लास में कर चुके हैं. सो इफ यू हैव मिस्ड वाचिंग द रिकॉर्डिंग और इफ यू आर नॉट इन द क्लास एट दैट टाइम, सो देन दैट इज व्हाई. अदरवाइज यू नो कि मैं हर एक पैसेज का तोड़ मरोड़ करके उसका सब भाई बहन मम्मी पापा दादा दादी सब निकाल लेते हैं, राइट. तो अभी देर आर मोर पैसेजेस हियर. ठीक है, यहाँ से कैट 2017 स्लॉट 1 स्टार्ट होता है. हमने जो प्रीवियस डाउट क्लास लिया हमारा लास्ट वीक, वी हैड 2 डाउट क्लासेस ऑफ वीआरसी वेयर वी सॉल्व्ड ऑल पीवाईक्यूज ऑफ 2017, राइट. हमने 2017 स्लॉट 1 स्लॉट 2 दोनों कवर कर चुके हैं इन टर्म्स ऑफ एनालाइजिंग आरसीज. सो आई वुड सजेस्ट दैट यू गो अहेड. यहाँ पे मैंने सीक्वेंशियली लिया है स्लॉट 1 का पहला, सेकेंड और थर्ड 3 पैसेजेस मैंने लिए हैं यहाँ पे. So this will be uploaded with your recording, right? I would suggest that you go, you analyze this RC by yourself, you create that map. जैसे मैं बनाती हूँ ना, you create that map, you try to understand what author is doing at the end of it. You know, author analyzing, exploring, questioning, whatever, right? फिर उसके बाद you should go to the doubt class, right? If not doubt class, go to the PDF that is associated with the doubt class recording, and then you see if your analysis of the RC and the analysis that I did, is it the same? डिड यू मार्क द करेक्ट पॉइंट्स? डिड यू अंडरस्टैंड कि यार ये तो सिमिलर इन्फॉर्मेशन है, ये जस्टिफिकेशन ब्लॉक है, ये क्लेम वाला ब्लॉक है. ठीक है, ये तुम आइडेंटिफाई कर पा रहे हो क्या? तुम्हें आरसी का स्ट्रक्चर समझ आ रहा है क्या? वो सारी चीजें तुमको एनालाइज करनी है और फिर क्वेश्चन आंसर करने. ठीक है, या तो फिर तुम ऑब्वियसली यू कैन गो थ्रू एंड यू कैन आंसर क्वेश्चंस आल्सो, वो बात नहीं है. और ये पीवाईक्यूज है एट द एंड, तो इनके आंसर्स भी पब्लिकली अवेलेबल है, बट आई विल डिस्कस देम इन द क्लास आल्सो. बट होल पॉइंट इज दैट योर आरसी एनालिसिस शुड मैच, क्योंकि आंसर करेक्ट तो तब आ ही जाएगा ना, आरसी एनालिसिस करेक्ट होगा. तो आरसी एनालिसिस पे फोकस करो. सो डू दीज 3 पैसेजेस एज अ होमवर्क बिफोर आवर नेक्स्ट क्लास, एंड यही से फिर हम बिल्ड करते जाएंगे. वी विल हैव सम मोर आरसी प्रैक्टिस सेशंस where we will sit and just practice RCs, and there will be form of doubt class only, कि wherein I will give you homework, you analyze yourself, then you come to class and we analyze it together, right? ऐसा ही हम करेंगे जिससे हमारा ये रिफाइन होते जाएगा और क्वेश्चंस के आंसर्स भी हम देते जाएंगे अच्छे से, राइट? बिकॉज क्वेश्चंस आंसर करना इज अनदर थिंग. So I will ask you to attempt it, and of course you will have doubts between 2 options या 3 options. तो उसमें हमने ट्रैप एनालिसिस कैसे किया वो हम और रिफाइन करते जाएंगे. So it's a continued practice from next class onwards. So it's a continued practice. You have to keep doing it. You have to keep asking questions. You have to keep solving, and we will keep correcting it in the class. All right. So this is it for today's class. If you have any doubts, you can stay or you can drop off. And I'm pausing the recording now.